नमस्कार दोस्तों, क्लॉक मी यूट्यूब चैनल और ऐप पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं पवन सिंह चौहान। दोस्तों, आज आपको रूबरू कराऊंगा राजस्थान का एक जो नया टॉपिक है, राजस्थान की जो हस्तकला है और इसके अलावा एक लोक कला है। तो आज हम लोक कला और हस्तकला के बारे में दोस्तों आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, लोक कलाएं एवं हस्तकलाएं। ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों, लोक कलाएं हस्तकलाएं, जिसमें से राजस्थान से संबंधित कोई एग्जाम होता है तो प्रत्येक परीक्षा में कोई न कोई यहाँ से एक सवाल निकल के आता है। तो दोस्तों, यहाँ से सवाल बड़ा क्लिष्ट टाइप का होता है और होता तो वैसे इजी है, लेकिन हम क्या उसको ढंग से पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते और हमारा एक इजी सवाल भी गलत हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इस जो हस्तकला और लोक कला जो टॉपिक है, इसमें से आज के बाद आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। बस आपको क्या करना है, अपने मन से, दिल से मेरे वीडियो को देखना है और बिल्कुल इसको अट्रैक्टिव होकर देखना है। ऐसा नहीं बीच में लूज हो जाना है ना, शुरू से लेके एंड तक देखना है आपको। तो अब स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान की लोक कलाएं और हस्तकलाएं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं वस्त्र कला, जो यहाँ की हस्तकला है दोस्तों, उसमें है पहला टॉपिक आपका वस्त्र कला। अब देखो, वस्त्र कला का संबंध दोस्तों किससे है कि जो हमारे पहनने के, ओढ़ने के जो वस्त्र है, ये उनसे संबंधित जो कलाएं हैं उन्हें बोलते हैं हम वस्त्र कला। क्या बोलते हैं भाई? वस्त्र कला। जो हम महिला, पुरुष, बच्चे जो वस्त्र पहनते हैं या फिर हम ओढ़ने के काम में लेते हैं, तो उनसे संबंधित राजस्थान की जो कलाएं हैं उनकी चर्चा करते हैं हम पहले वस्त्रों के ऊपर। तो वस्त्रों में देखो, सबसे पहले है पिंजाई। पिंजाई देखो, पिंजाई क्या होता है? देखो, रुई होती है, रुई कॉटन देखी होगा आप लोगों ने, रुई जो होती है। तो रुई की पिंजाई का काम करने वाला व्यक्ति तो क्या कहलाता है? पंदारा। भाई, पंदारा किसे कहेंगे? ऐसा व्यक्ति जो रुई की पिंजाई का काम करता है। आपने देखा होगा कि जब सर्दी का मौसम आता है और हमें ठंड लगती है, और ठंड से बचने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि रात को जब सोते हैं तो रजाई ओढ़ते हैं, गद्दा काम में लेते हैं, ताकि उससे टेम्परेचर हमारा बॉडी का मेंटेन रहे। तो आपने देखा होगा जो रजाई होती है वो किसकी बनी होती है? वो रुई की बनी होती है, रुई की बनी होती है। तो रुई का उसके अंदर जो काम करने वाला जो आदमी होता है वो क्या कहलाता है? पंदारा कहलाता है। क्या कहलाता है? पंदारा कहलाता है। या उसे पिंजारा भी बोल दिया जाता है। पंदारा या पिंजारा इसे कह दिया जाता है, या फिर उसको नदाब भी बोल दिया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, रुई का जो काम करने वाला आदमी है, रुई का जो काम करने वाला आदमी है, उसे क्या बोलते हैं? पंदारा, पिंजारा और नदाब। एग्जाम में इस तरह से सवाल पूछ सकता है कि बताओ, निम्न में से रुई से संबंधित काम करने वाले व्यक्ति को क्या नहीं कहा जाता? ऑप्शन आपका ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी में कुछ और दे दिया यहां पर। तो अब आपको दोस्तों तीनों नाम यहाँ पे ध्यान होने चाहिए कि बिल्कुल रुई का काम करने वाला व्यक्ति पंदारा, पिंजारा और नदाब कहलाता है। तब आपका ये सवाल ठीक हो जाएगा। इसके बाद देखो, जो हिंदू धर्म के जो पिंजारे होते हैं उनके लिए एक शब्द काम में लेते हैं, कटवाल। ध्यान रखना, हिंदू धर्म के जो व्यक्ति होते हैं और कोई आपका जो पिंजाई का काम करता है, रुई का काम करता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं कटवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कटवाल कहते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया आपका पिंजाई का संबंधित कुछ फैक्ट मैंने बताया आपको, इनको आप देख लीजिए ढंग से एक बार। इसके बाद में दूसरा है हमारा बुनाई का काम। तो दोस्तों, बुनाई, तो देखो, वस्त्र बुनने का काम करने वाले, भाई जो वस्त्र होते हैं, तो वस्त्र का जो काम करने वाले होते हैं, तो वस्त्र बुनाई का काम करने वाले हिंदू वर्ग के लोग। भाई, हिंदू वर्ग के लोग तो कौन होते हैं? कोली और बलाई होते हैं। कौन होते हैं? कोली और बलाई होते हैं। ये लोग क्या करते हैं? वस्त्र बुनने का काम प्राचीन काल से ही करते आए हैं। और देखो क्या होता है, ये जो बलाई होते हैं, ये अपने आप को क्या कहते हैं? मेघ ऋषि की संतान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बलाई समुदाय से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं वो क्या कहते हैं? बोला, हम किसकी संतान हैं? हम मेघ ऋषि की संतान है, मेघ ऋषि की संतान है। और इसीलिए स्वयं को क्या कहते हैं दोस्तों? वो मेघवाल भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर हमारे यहाँ पर एक जाति पाई जाती है, मेघवाल।
उसे मेघवाल बोला जाता है। तो दोस्तों ये जाति बिल्कुल वही है जिसको क्या बोला जाता है, यहाँ पर आपके उत्तरी में तो क्या हो जाता है, उसको बलाई बोला जाता है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में क्यों बोलते हैं उसको, मेघवाल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका संबंध किससे है दोस्तों, मेघ ऋषि से है। तो मेघ ऋषि के वंशज हो गए, इसीलिए ये लोग क्या कहलाते हैं, मेघवाल भी कहलाते हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, ये मेघ ऋषि क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि सर्वप्रथम वस्त्रों का आविष्कार किसने किया था, मेघ ऋषि ने किया था। दोस्तों वस्त्रों का जो आविष्कार सबसे पहले किसने किया था, मेघ ऋषि ने किया था। ठीक है, और मेघ ऋषि की संतानें कौन हो गई, बलाई या तुम्हारे मेघवाल। अब मेघवाल क्यों हो गए, क्योंकि वो मेघ ऋषि के वंशज है, इसलिए अपने क्या कहते हैं, मेघवाल भी कह देते हैं। अब देखो दोस्तों, जो कपड़ा बुनते समय लंबाई में, ऐसे लंबाई में एक जो सूत काटने का जो ऐसे वो होता है, एक इंस्ट्रूमेंट बना होता है, उसमें यूं ये धागे डाल के और ऐसे क्या करते हैं, बनाई करते हैं। तो लंबाई में तो ताने गए सूत को क्या कहते हैं, ताणो कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ताणो कहते हैं, इसको ताणो बोल देते हैं। और जो चौड़ाई में जो डाले जाने वाला है उसे क्या कहते थे, सूत को बाणो। तो ध्यान रखना, ताणो और बाणो ये किससे संबंधित है, बोला जब वस्त्र से बुनते हैं तो इनमें जो सूत डालते, धागा डालते हैं लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से, तो उसे क्या बोलते हैं, ताणो और बाणो। दोस्तों एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ये पहले भी आ चुका। क्या पूछा गया था सवाल, ये पूछा गया था कि ताणो और बाणो का संबंध किससे है। तो भाई किससे हो गया, ये वस्त्र निर्माण से हो गया। किससे हो गया, वस्त्र निर्माण से। अब देखो आगे देखो दोस्तों, सूत जिस यंत्र पर बुना जाता है उसे क्या कहते हैं, बेजो कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बेजो कहते हैं, या इसको बेज को भी कहा जाता है। बेजो या इसको बेज को भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपके कुछ शब्द है जो आपके बुनाई से संबंधित है। इसके अलावा और देखते हैं हम नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है आपका कोटा डोरिया की मसूरिया केथुन साड़ी वाले जो टॉपिक है, इसमें क्या है दोस्तों बताओ आपको मैं, कि देखो एक्चुअली क्या है, कोटा डोरिया है, ये जोरिया नहीं है दोस्तों, ये क्या है, डोरिया है। कोटा डोरिया, देखो कोटा डोरिया की मंसूरिया साड़ी, और ये कहां की प्रसिद्ध है भाई, केथुन। केथुन कहां पड़ता है हमारा, कोटा में पड़ता है ना। तो डोरिया की मंसूरिया साड़ी। तो देखो कोटा के पास में एक गांव है बुनकरों का। बुनकरों का दोस्तों एक गांव है, और गांव का क्या नाम है, उसका नाम है केथुन। कोटा के पास में बुनकरों का एक गांव है जिसका क्या नाम है दोस्तों, केथुन नाम है उसका। और ध्यान रखना 1716 में क्या हुआ, कोटा राज्य के जो प्रधानमंत्री थे जगलेम सिंह, तो जगलेम सिंह ने क्या किया कि मैसूर से कुछ बुनकरों को यहां लेकर आए। मैसूर से जो कुछ बुनकरों का एक समूह लेके आए। कौन लेके आए, जगलेम सिंह लेके आए। जगलेम सिंह लेके आए कहां से, मैसूर से। कहां पर, कोटा के अंदर। और उनमें जो सबसे एक्सपर्ट जो कुशल जो बुनकर था वो कौन था, महमूद मंसूरिया था। कौन था दोस्तों, महमूद मंसूरिया। तो महमूद मंसूरिया ने यहाँ पे हथकरघा उद्योग की स्थापना कर क्या कर दी, यहाँ पर साड़ी बुनने का काम शुरू कर दिया। साड़ी बुनने का यहाँ पर काम शुरू कर दिया। और दोस्तों इसीलिए उसके नाम पे क्या पड़ गया, मंसूरिया साड़ी। क्या नाम पड़ गया भाई, मंसूरिया साड़ी। भाई कोटा राज्य के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे, जगलेम सिंह। जगलेम सिंह ने क्या किया, मैसूर गए, और मैसूर से क्या किया उन्होंने, यहां पे एक बुनकरों का एक समूह उनको पसंद आ गया, और उसको लेके कहां पे आ गए, ये कोटा में आ गए। और ध्यान रखना यहां पर क्या कर दिया, महमूद मंसूरिया। उनमें क्या था, महमूद मंसूरिया इनमें सबसे एक्सपर्ट क्या था, बुनकर था। तो इसी के निर्देशन में यहां पे क्या हुआ, हथकरघा उद्योग की क्या हो गई, स्थापना हो गई। और ध्यान रखना यहीं पर साड़ी बुनने का काम शुरू हो गया। और ध्यान रखना इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मंसूरिया साड़ी, क्योंकि इसका एक्सपर्ट कौन था, महमूद मंसूरिया। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना कि ये मंसूरिया साड़ी है। यहां पे कैसे क्या सिस्टम रहा इसका। इसके अलावा सूत व सिल्क के ताने बाने के लिए केथुन, सूत व सिल्क के ताने बाने के लिए केथुन हो गया।
और ज़ैनब मंसूरिया के लिए क्या है, मांगरोल प्रसिद्ध है। मांगरोल प्रसिद्ध है, ध्यान रखना दोस्तों। सूत व सिल्क के ताने बाने के लिए तो कौन प्रसिद्ध हो गया, कैथून। और ज़ैनब मंसूरिया के लिए क्या हो गया, मांगरोल। और मांगरोल कहां पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता तुम्हारा बारा के अंदर। तो ये होगी तुम्हारी कोटा डोरिया की मंसूरिया साड़ी। अब देखते हैं दोस्तों हम आगे की तरफ। आगे है तुम्हारे जसोल की जट पट्टी। देखो दोस्तों, जसोल की जट पट्टी। पहली बात तो देखो, जसोल क्या है, एक जगह का नाम है। और दोस्तों ये कहां पर है, ये है हमारे बाड़मेर में। जसोल जो जगह है दोस्तों, वो कहां पे, हमारे बाड़मेर में है। बाड़मेर में जसोल जगह। तो यहां पर क्या है कि बाड़मेर का जसोल गांव अपने जट पट्टी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, बाड़मेर का जो जसोल गांव है वे किस लिए प्रसिद्ध है, अपना जट पट्टी के लिए। और देखो ये किससे बनती है जटपट्टी, ये बनती है बकरी के बालों से। किससे बनती है भाई जटपट्टी, बकरी के बालों से बनती है। और जटपट्टी उद्योग को भाकला, जिरोही, गंधा के उपनाम से भी जाना जाता है। ये जो जटपट्टी उद्योग है उसको भाकला, जिरोही और गधा के नाम से भी क्या जाना जाता है। और ध्यान रखना, ये जो जटपट्टी है इसका उपयोग कहां पे होता है, जहाजों में कालीन के रूप में किया जाता है इसका उपयोग। जो जहाज होते हैं दोस्तों, उनमें पानी के जो जहाज चलते हैं उनमें कालीन के रूप में किसका उपयोग होता है, इस जटपट्टी का उपयोग होता है। अब देखते हैं इसके बाद में ऊनी कंबल और कालीन। तो देखो दोस्तों, ये ऊनी कंबल है। देखते हैं क्या है इसमें आपका, बिल्कुल ऊनी कंबल आपने देखे होंगे, सर्दी में काम में भी लिए होंगे। अरे जो ऊनी कंबल होते हैं ये क्या करते हैं भाई, हमारी सर्दी से तो सुरक्षा करते हैं, ठंड नहीं लगती इसको पहन ओढ़ने के बाद में। जब तेज ठंड पड़ती है तो कई बार हम इसको वैसे भी ओढ़ लेते हैं, और रात को वैसे सोते टाइम भी इसको ओढ़ लेते हैं। क्यों ओढ़ लेते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखता है, हीट देता है, सर्दी से हमारी रक्षा करता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कालीन, जो जमीन पे फर्श पे बिछाने के काम आती है, उसे क्या बोलते थे, कालीन। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर ऊनी कंबल और कालीन के बारे में। ये भी राजस्थान का प्रसिद्ध हस्तकला उद्योग का इनसे संबंध है। तो ध्यान रखना, ये देखो आपका जयपुर, अजमेर, जोधपुर किस लिए प्रसिद्ध है भाई, ऊनी कंबल के लिए। तो ऊनी कंबल के लिए कौन कौन प्रसिद्ध हो गया, जयपुर हो गया आपका, दूसरा आपका अजमेर हो गया, और दोस्तों तीसरा हो गया आपका जोधपुर। तीसरा कौन सा हो गया, जोधपुर हो गया। देखो कलात्मक ऊनी कालीन, कलात्मक ऊनी जो कालीन होती है वो ईरानी व भारतीय पद्धति से जयपुर, बीकानेर और बाड़मेर में बनाई जाती है। अगर हम बात करें कंबल के लिए तो जयपुर, अजमेर और जोधपुर, लेकिन हम कालीन की बात करें दोस्तों तो आ गया आपका जयपुर हो गया, आपका बीकानेर हो गया, और एक आपका क्या हो गया, बाड़मेर हो गया। इन 3 जिलों की प्रसिद्ध है। और बीकानेर में क्या बनते हैं, यहाँ पे बनते हैं ऊनी नमदे। क्या बनते हैं भाई, बीकानेर में ऊनी नमदे बनाए जाते हैं। तो ऊनी नमदे कहां के प्रसिद्ध हो गए, ये हो गए दोस्तों आपके बीकानेर के। दोस्तों मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आपकी भाषा में समझा रहा हूं मैं, है ना। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है, तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। राजस्थान की जो कला संस्कृति के पूरे टॉपिक आपको मैं यही करवा रहा हूं, इसके अलावा कुछ पढ़ना भी नहीं है, न कोई किताब न कोई नोट्स। बस दोस्तों हमारे वीडियो को देखते जाओ, आपके सारे के सारे सवाल ठीक हो जाएंगे, ज्यादा पढ़ने की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर, दरी व कालीन उद्योग। देखो दोस्तों, दरी व कालीन उद्योग। दरी आप सब लोग जानते हो, दरी भी जमीन पे बिछाते हैं, कालीन भी जमीन पे बिछाते हैं, है ना। तो दरी और कालीन उद्योग की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्या है इसमें, तो देखो सर्वाधिक दरी व कालीन उद्योग कहां के प्रसिद्ध है भाई, जयपुर और अजमेर के। तो ध्यान रखना, जयपुर और अजमेर में क्या है, दरी और कालीन उद्योग यहाँ के प्रसिद्ध है। दोस्तों कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि राजस्थान का कालीन उद्योग कहां का प्रसिद्ध है, दरी उद्योग कहां का प्रसिद्ध है, तो बोला जयपुर और अजमेर का प्रसिद्ध है। कहां का हो गया भाई, जयपुर और कहां का हो गया, अजमेर का हो गया। अब देखो इसके बाद में, और जो गलीचे है, तो गलीचा उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध तुम्हारा, जयपुर है।
जयपुर प्रसिद्ध है गलीचा उद्योग के लिए। और जयपुर के जो गलीचे होते हैं वो कैसे होते हैं, गहरे रंग के होते हैं। ये विशेष बात हो गई दोस्तों कि जो जयपुर के जो गलीचे हैं वो कैसे होंगे, गहरे रंग के होंगे। डिजाइन व शिल्प कौशल की दृष्टि से प्रसिद्ध है, उनकी डिजाइन भी विशेष है और उनकी जो कला है, शिल्प कला है ना, वो भी क्या उसकी विशेष है। इसके अलावा बीकानेर और जयपुर की क्या यहाँ पर दरिया भी प्रसिद्ध है। बीकानेर और जयपुर की क्या होगी भाई, दरिया प्रसिद्ध हो गई। और देखो बीकानेर में उत्तम शैली के ऊन से वियना इंपोर्टेंट है, वियना तथा फारसी डिजाइनों के गलीचे बनाए जाते हैं दोस्तों। वियना और फारसी डिजाइनों के गलीचे कहां बनते हैं, तुम्हारे बीकानेर में बनते हैं। दोस्तों रिपीट कर देता हूं मैं, दरी उद्योग और कालीन उद्योग की हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखो सर्वाधिक दरी व कालीन उद्योग कहां पर है, जयपुर में और अजमेर में हो गया, बनते भी यहीं पर है। जयपुर का जो है गलीचा उद्योग प्रसिद्ध हो गया, यहाँ पर जयपुर का गलीचा उद्योग प्रसिद्ध हो गया। और देखो जयपुर के गलीचे गहरे रंग के होते हैं, डिजाइनदार होते हैं और शिल्प कौशल की दृष्टि से भी क्या होते हैं, विशेष प्रसिद्ध है ये। और बीकानेर और जयपुर की क्या भाई यहाँ पे दरिया प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखो बीकानेर में क्या होता है कि यहाँ पर उत्तम श्रेणी के ऊन से वियना तथा फारसी डिजाइनों के गलीचे बनाए जाते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं लवाण की दरिया। दोस्तों ये लवाण की दरिया जो 200 वाली है ये भी बड़ी प्रसिद्ध है। जरा देखते हैं क्या इनमें, तो देखो लवाण, भाई लवाण के दोस्तों एक जगह है और ये जगह कहां पर है, ये दौसा में है। कहां पर है ये लवाण जगह, तुम्हारी दौसा के अंदर है, दौसा में है। तो दौसा के लवाण गांव की क्या दरिया प्रसिद्ध है। बहुत बार एग्जाम में हुआ है कि दौसा की जो लवाण गांव है उसकी क्या चीज प्रसिद्ध है दोस्तों, तो उसकी हो गई तुम्हारी यहाँ की दरिया, दरिया प्रसिद्ध हो गई। और यहाँ की दरिया अपनी कलात्मक बुनाई और रंगों की डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, कलात्मक बुनाई और रंगों की डिजाइन के लिए यहाँ की दरिया प्रसिद्ध है। इसके बाद में दोस्तों दूसरा है टांकला दरी उद्योग। तो ध्यान रखना, नागौर का टांकला गांव ये कहां पड़ता है भाई, ये नागौर में। टांकला गांव कहां है, नागौर के अंदर है। जैसे लवाण गांव दौसा में, वैसे टांकला गांव कहां पड़ता है तुम्हारा, ये नागौर में पड़ता है। तो अपनी सुंदर व आकर्षण दरियों के लिए क्या ये प्रसिद्ध है, सुंदर और आकर्षण दरियों के लिए। अब आगे चलते हैं हम, सालावास का दरी उद्योग। सालावास का दरी उद्योग क्या है भाई, सालावास कहां पड़ता है, ये जोधपुर में है। तो जोधपुर का सालावास गांव दरी उद्योग के लिए क्या है, विख्यात है। और यहाँ पर रेशमी, सूती, ऊनी दरिया आकर्षक रंग एवं बेजोड़ डिजाइनों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये हो गया आपका दरी उद्योग। अब हम चलते हैं पट्टू, बर्डी, शॉल और लोहिया। पट्टू, बर्डी, शॉल और लोहिया। देखो दोस्तों जैसलमेर में ऊनी वस्त्र किससे तैयार होते हैं, मेरिनो ऊन से। भाई मेरिनो क्या है, एक भेड़ का क्या है, एक नस्ल की भेड़ है, उसका नाम है मेरिनो। तो मेरिनो भेड़ की ऊन से जो तैयार जो ऊन होती है उससे ऊनी वस्त्र तैयार होते हैं। कहां पर, जैसलमेर के अंदर। और ध्यान रखना जैसलमेर में पुरुषों के लिए हीरावल शाल प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है भाई, यहाँ पर हीरावल शाल। तो हीरावल शाल पुरुषों की है, वो कहां की हो गई, वो हो गई जैसलमेर की। और ध्यान रखना बाड़मेर में ऊनी कंबल, कालखा की जाजम और दौसा के खेमे व डेरे बारा का मांगरोल अपनी टेरिकॉट खादी बुनाई के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। थोड़ा इसका ध्यान रखना कि बाड़मेर के तो ऊनी कंबल, कालखा की जाजम, दौसा के खेमे वह डेरे बारा का मांगरोल और अपनी टेरिकोट खादी बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। और ध्यान रखना जालोर का लेटा गांव और गुड़ा बालोत्रा गांव अपने खेसरों की बुनाई के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और ध्यान रखना मारवाड़ में ऊंट के बच्चे को क्या कहते हैं, तोड़ियो। दोस्तों एग्जाम में आया हुआ है कि तोड़ियो का संबंध किससे है, तो मारवाड़ के अंदर ऊंट के बच्चे को क्या बोला जाता है, यहाँ पे तोड़ियो बोला जाता है। ठीक है।
अब देखो तोड़ियो क्या होता है, थोड़ा इसको हम देखते हैं। देखो पहली बात तो ऊंट के बच्चे को मारवाड़ में क्या बोल दिया हमने, तोड़ियो बोल दिया। क्या बोल दिया भाई उसको, तोड़ियो बोल दिया। और तोड़ियो के मुलायम बालों को सूत के कार्य के साथ मिलाकर बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, बाखल कहते हैं दोस्तों। तो बाखल क्या होता है, बोला बाखल में क्या होता है कि तोड़ियो ऊंट का जो बच्चा होता है उसके मुलायम बालों को सूत के कार्य के साथ मिलाकर बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, बाखल। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में ये पूछेगा कि भाई बाखल का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना तोड़ियो ऊंट के बच्चे के जो नरम बाल है उनको सूत के कार्य के साथ मिलाकर कपड़ा एक तैयार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बाखल कहते हैं। और देखो बाखल की विशेषता है कि ये नमी में भी सूखा रहता है। ये जो बाखल होता है, बाखल, इस बाखल की क्या विशेषता है, क्यों, क्योंकि ये नमी के अंदर भी सूखा रहता है, गीला नहीं होता है। इसके बाद में दोस्तों फिर आपके जालोर के खेसले प्रसिद्ध है, टोंक और बीकानेर के नमदे प्रसिद्ध है, जयपुर के गलीचे प्रसिद्ध है ही, जैसलमेर के पट्टू प्रसिद्ध है। और तुम्हारे जैसलमेर पट्टू हो गए, और मांगरोल की मंसूरिया साड़ियां ये प्रसिद्ध है। तो थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं हम। देखो फिर हो गया आपका जैसलमेर की जरीदार साड़ी, ये भी प्रसिद्ध है जैसलमेर की। चित्तौड़गढ़ के बिछोने के जाजम, बिछोने के जो जाजम है, बिछोने नहीं है ये, बिछाने के जाजम है ना, बिछाने के जाजम ये चित्तौड़ के प्रसिद्ध है। और नाथद्वारा की छपी हुई साड़ियां प्रसिद्ध है। छपी हुई साड़ियां कहां की हो गई भाई, ये नाथद्वारा की हो गई। और जोधपुर की मलमल प्रसिद्ध है। और वस्त्र उद्योग में दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं, आपका छपाई का कार्य। आपने देखा होगा कि वस्त्रों पे जो छपाई होती है, वस्त्रों पे जो छपाई होती है, जो छपाई का कार्य होता है, ये भी राजस्थान का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और इसके अंदर राजस्थान की हस्तकला उद्योग प्रसिद्ध रहा है छपाई के लिए। तो अब हम देखते हैं कि वस्त्रों की छपाई के यहाँ पे कौन कौन से उद्योग प्रसिद्ध अपने। तो देखो पहली बात तो वस्त्रों की रंगाई का कार्य करने वाले हिंदू कारीगर तो क्या कहलाते हैं, रंगारा। ध्यान रखना दोस्तों, वस्त्रों की रंगाई का काम करने वाले हिंदू व्यक्ति तो क्या कहलाएंगे, रंगारा। और जो मुसलमान जो कारीगर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, रंगरेज। तो ध्यान रखना दोस्तों, रंगरेज, दो शब्द आगे, रंगरेज और रंगारा। दूसरा क्या आ गया आपका, रंगारा। तो रंगारा तो क्या हो गया भाई आपका, हिंदू हो गया। और रंगरेज क्या हो गया आपका, मुसलमान कारीगर हो गया। तो वस्त्रों की रंगाई का काम करने वाले जो हिंदू कारीगर है वो तो क्या कहलाएंगे, रंगारा। और मुसलमान कारीगर क्या कहलाएंगे भाई, रंगरेज। इस चीज को भी आप नोट कर लेना। इसके अलावा कपड़ों पर छपाई व रंगाई करने वाले क्या कहलाते हैं, छीपा कहलाते हैं भाई। क्या कहलाते हैं, छीपा। कपड़ों पर रंगाई और छपाई का जो काम करने वाले हैं उन्हें क्या कहते हैं, छीपा कहते हैं। और मुसलमान छीपे क्या कहलाते हैं, तुर्किया छीपे। क्या कहलाते हैं, तुर्किया छीपे। हिंदू छीपे भी होते हैं, मुसलमान छीपे भी होते हैं। तो रंगाई का जो छपाई का काम करते हैं कपड़े पे, हिंदू वाले तो क्या हो गए, छीपा हो गए, छीपा हो गए। लेकिन मुसलमान जो समुदाय के लोग हैं और रंगाई छपाई का काम करते हैं कपड़े पे, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, तुर्किया छीपा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, तुर्किया छीपा कहते हैं। अब वस्त्रों में दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा जो है वो आपका बंदेज। बंदेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी प्रसिद्ध है। इसमें कई बार बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। देखते हैं बंदेज क्या होता है। तो देखो पहली बात तो बंदेज का जो कार्य करने वाला कारीगर होता है उसे क्या कहते हैं, चड़ुआ कहते हैं या कह देते हैं बंधारा। तो चड़ुआ और बंधारा किसे कहते हैं, बोला जो बंदेज का कार्य करता है जो कारीगर, वो क्या कहलाता है दोस्तों, चड़ुआ कहलाता है या बंधारा कहलाता है। अब देखो मलमल, वायल, जारजेट और अन्य किसी महीन वस्त्र पर डोरे से विभिन्न प्रकार के चित्र अथवा आकृतियों की चुन्नटे बांधकर रंगों में रंगने की क्रिया क्या कहलाती है, बंदेज या बंधाई कहलाती है। समझ गए। मलमल, वॉयल, जारजेट या अन्य किसी महीन वस्त्र पर डोरे से विभिन्न प्रकार के चित्र अथवा आकृतियों की चुन्नटे बांधकर रंगों से रंगने की क्रिया, रंगों से रंगने की क्रिया क्या कहलाती है, बंदेज या बंधाई कहलाती है। अब देखो बूंदी की जो शिकारगा
बंदेज है वो प्रसिद्ध है। राजस्थान में हमारे यहाँ बंदेज का बहुत सारा कार्य होता है। तो देखो आपका जो बूंदी है, तो बूंदी की तो कौन सी हो गई भाई, शिकार का बंदेज हो गई। और जयपुर की भी बंदेज प्रसिद्ध है, जयपुर की बंदेज भी प्रसिद्ध है। अब देखो जयपुर का जरी कार्य बड़ा प्रसिद्ध है, जयपुर का जो जरी कार्य है वो बड़ा प्रसिद्ध है। और नागौर की लाडनू प्रिंट की साड़ियां, वह लाडनू प्रिंट के बंदेज भी प्रसिद्ध है। ये हो गया तुम्हारा नागौर लाडनू का। अब हम देखते हैं पोमचा। दोस्तों इस टॉपिक में बहुत बार सवाल बने हुए पोमचे वाले में, इसको गौर से देखना, बड़ा ही प्यारा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है पोमचा। इसमें बहुत बार एग्जाम में सवाल बन चुके हैं। तो इसको देखते हैं कि पहली बात तो पोमचा क्या है भाई, महिलाओं का वस्त्र है। किसका ये, महिलाओं का वस्त्र है, महिलाओं का वस्त्र है। पोमचा क्या है, एक महिलाओं का वस्त्र है। अब क्या होता है, महिलाओं के द्वारा ओढ़ने का वस्त्र है, महिलाओं का ओढ़ने का वस्त्र है। महिला जिसको ओढ़ने के रूप में काम में ले रही है वो क्या हो गया, ओढ़ना। और ओढ़ने का जो वस्त्र उसे क्या कहते हैं, पोमचा कह देते हैं। और ध्यान रखना पोमचा यहाँ पर अनेक प्रकार का होता है, जैसे कोड़ी, रैनशाही, नीला, सांवली, कुछ प्रकार बताए हैं, कोड़ी, रैनशाही, नीला और सांवली। इसके अलावा देखो पोमचा का अर्थ है कमल फूल से अभिप्राय युक्त ओढ़नी, कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। भाई जो ओढ़नी होती है उस पे क्या होते हैं, कमल के फूलों के क्या होते हैं, प्रिंट से होते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोमचा कह देते हैं। इसका मीन तो ये होता है। और ध्यान रखना पोमचा दो प्रकार का होता है दोस्तों, कौन कौन सा, लाल गुलाबी हो गया एक तो, और दूसरा हो गया लाल पीला। पोमचा दो प्रकार का हो गया, कौन सा, लाल गुलाबी और लाल पीला। अब देखो क्या होता है कि पोमचा कौन पहनती है, नवजात शिशु की मम्मी पहनती है, उसकी माता पहनती है। और उसके लिए कौन भेजता है कि जो शिशु की माँ है उसके लिए उसके पीर पक्ष से भेजा जाता है। भाई जो जच्चा होती है, जच्चा के पीर पक्ष की तरफ से उसके लिए क्या भेजा जाता है, पोमचा भेजा जाता है। और ध्यान रखना दोस्तों इसमें पुत्र जन्म के लिए अलग पोमचा होता है और पुत्री जन्म के लिए अलग पोमचा होता है। देखो पुत्र जन्म पे तो अलग पोमचा होता है और पुत्री के जन्म पे अलग पोमचा होता है। अब क्या होता है दोस्तों इसके अंदर कि जब किसी महिला को पुत्र होता है, ठीक है, तो पुत्र जन्म पर तो क्या होता है, पीला पोमचा। जब किसी महिला के लड़का होता है, पुत्र होता है, तो उस टाइम तो पीला पोमचा। और पुत्री के जन्म पे, लड़की के जन्म पे क्या होता है, गुलाबी पोमचा, गुलाबी पोमचा भेजा जाता है। तो ध्यान रखना महिला के जब पुत्र होने पर तो पीला और पुत्री होने पर गुलाबी पोमचा भेजा जाता है। बोला किसके द्वारा, बोला उस महिला के पीर पक्ष के द्वारा। ध्यान रखना नवजात शिशु की मां के लिए भेजा था उसके पीर पक्ष की तरफ से। आगे देखते हैं कि पीले पोमचे का ही एक प्रकार क्या होता है, पाटोदो का लुगड़ा और सीकर के लक्ष्मणगढ़ व झुंझुनू के मुकदगंज का भी प्रसिद्ध है। ध्यान रखना पीले का एक प्रकार है पाटोदो का लुगड़ा, पाटोदो का लुगड़ा, ये भी एक पाटोदो का लुगड़ा जो का सीकर के लक्ष्मणगढ़ व झुंझुनू के मुकदगंज का क्या है, ये प्रसिद्ध है। अब दोस्तों आगे देखते हैं, हम चलते हैं लहरिया की तरफ, लहरिया की तरफ चलते हैं। लहरिया भी बड़ा प्रसिद्ध है राजस्थान का और इसके ऊपर तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोकगीत भी बने हुए हैं। तो लहरिया की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो बात करें लहरिया पे, तो देखो दोस्तों लहरिया क्या होता है, लहरिया अगर हम लहरिया की बात करें तो लहरिया 1, 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनाए जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों पूछ सकता है एग्जाम में, 1, 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनाए जाते हैं। यहाँ पर लहरिया यहाँ पर 1, 2, 3 और 5 इन 7 रंगों में बनाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना जो पचरंगी होता है, पचरंगी
इसी का बड़ा महत्व है 5 रंग वाले का। इसे क्या बोल देते हैं? पतरंगी लहरिया। 7 का क्या हो गया? सतरंगी लहरिया। ये हो गया तिरंगी लहरिया। ये हो गया द्विलहरिया। ये इनके रंगों के हिसाब से इनके नाम हो गए। यदि आडीधारिया केवल एक और ही हो तो वह लहरिया कहलाती है। ध्यान रखना, आडीधारिया जो केवल एक तरह हो, एक तरफ ही हो, तो वो क्या कहलाएगा? लहरिया कहलाएगा। लेकिन अभी थोड़ा अंतर आ गया इसमें। अंतर क्या है? हम कह रहे हैं कि यदि आडीधारिया एक तरफ हो तो क्या कहलाएगा? लहरिया कहलाएगा। अगर, लेकिन देखो चेंजिंग क्या है दोस्तों, अगर धारिया दोनों ओर एक दूसरे को काटती हुई हो, दो तरफा हो और कैसे हो? एक दूसरे के काटती हुई हो, तो दोस्तों वो लहरिया नहीं क्यों हो जाएगा? मोछड़ा हो जाएगा। लहरिया में तो क्या होता है? सिंगल साइड ही होता है ऐसे। लेकिन ये अगर दो तरफ हो और एक दूसरे को काट रही हो तो ये तो क्या हो जाएगा? ये तो जाएगा दोस्तों मोछड़ा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? लहरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लहरिया। तो दोस्तों लहरिया और आपका इसका पोमचा दोनों में आपको अंतर भी ध्यान रखना है। मोछड़ा के अंदर लहरिया और मोछड़ा, इन दोनों में अंतर क्या है? अब आगे देखते हैं। जयपुर में नीलगिरों द्वारा तैयार राजशाही लहरिया, समुद्र लहरिया दोनों प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पे राजशाही लहरिया और समुद्र लहरिया ये दोनों क्या है? यहाँ पे बनते हैं और रंगे जाते हैं। और जयपुर का लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध है। कोई पूछे आपसे, बताओ लहरिया और पोमचा कहां का प्रसिद्ध है? बोला वो जयपुर का प्रसिद्ध है। जबकि लहरिया व मोछड़ा कहां का प्रसिद्ध है? बोला ये बीकानेर का। बीकानेर का तो क्या हो गया? लहरिया और मोछड़ा। और जयपुर का क्या हो गया? लहरिया और पोमचा हो गया। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये हमने वस्त्रों की काफी चर्चा कर ली है, लेकिन अभी हमारी ये चर्चा पूरी नहीं हुई है। अभी हमारे वस्त्रों के अंदर बहुत कुछ बाकी है, तो उनकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, है ना। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है आप इसको बार बार 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, आपका पूरा काम हो जाएगा। आपके सारे के सारे सवाल इसमें से मिल जाएंगे। ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं आपको किसी गाइड किताब को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे वीडियो से आपका पूरा काम हो जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम पे विश्वास बनाए रखिए। क्लॉक मी टीम आपके लिए बिल्कुल प्रयत्नशील है और पूरे डेटा कलेक्ट करके दोस्तों हम आपके लिए पूरा मटेरियल यहाँ पर तैयार करते हैं। तो हम पे विश्वास बनाए रखिए। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल को आप लाइक्स करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए और अपने जो जानने वाले हैं उन सबको शेयर भी कीजिए। अब मिलते हैं हम कल नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।